डैड को मैंने तंग करना स्टार्ट किया, डैड भी धीरे धीरे इरिटेट होना स्टार्ट हो गया। एक दिन थोड़ा सा ज्यादा हो गया, मैंने डैड को बोला नहीं मेरे को फैशन फोटोग्राफी करनी है, भेजो मेरे को, चाहे बॉम्बे भेजो चाहे दिल्ली भेजो, कहीं पे भेजो। डैड ने पहले तो मेरे को डांटा, मैं नहीं माना, मैं फिर बहस करी जाऊँ डैड से, फिर डैड ने रख के दिया मुझे। ओ भाई साहब, वो यहाँ पे नहीं लगा, वो ना सीधा यहाँ पे लगा भाई। तो घर जाने के बाद मैंने अपना सामान पैक किया और मैंने मम्मी को बोला मम्मी मैं ना जरा अपने दोस्त के घर जाके आ रहा हूँ। बैग भी मैंने ऐसे मतलब है ना अपनी बालकनी से नीचे फेंका पैक करके अपने रूम में से, ताकि मम्मी को ना पता चले कि बैग लेके कहाँ जा रहे हैं। उसके बाद मैंने मम्मी से पैसे मांगे कि मम्मी यार थोड़े से पैसे देना, पैसे चाहिए। स्कूटर पे चला गया मासी के पास और मैंने मासी को बोला मासी पैसे देना, थोड़े से पैसे चाहिए मुझे। चंडीगढ़ 22 सेक्टर से मैं बस में बैठा मतलब, और मैं कभी जिंदगी में चंडीगढ़ से पंचकुला अकेला नहीं गया हूँ, बट उस दिन जो चपेट यहाँ पे लगी थी तो मैं बस में बैठा, थोड़ी सी समझ थी कि बस में बैठते हैं टिकट लेते हैं, बंदा कहीं से कहीं पहुंच जाता है। मैं पहुंच गया दिल्ली 2 दिन अपने दोस्त के साथ रहा। दिल्ली से मैं पहुंच गया बॉम्बे। ओह, एंड तो वैसे भाई आपने कौन कौन से सेलिब्रिटीज का फोटोशूट किया हुआ है? सिद्धू मूसेवाला भाजी का लास्ट शूट हमारे स्टूडियो में हुआ था, एंड बादशाह भाजी का, दिलजीत भाजी का, एंड एम.ए. विर्क, एंड नीरू बाजवा मैम, सोनम बाजवा, बहुत सारे आर्टिस्ट, जस मानक, बी प्रैक, सुखी, काफी सारे आर्टिस्ट के तुम रेगुलर बेसिस पे शूट्स करते रहते हैं। मुझे लगा मैंने ना क्वेश्चन गलत पूछ लिया, मुझे पूछना चाहिए था आपने कौन से सेलिब्रिटी का फोटोशूट नहीं किया हुआ। आपने तो सबका ही करा हुआ है। या काफी लोगों की, काफी लोग ऐसे भी जिनका शूट मैं करना चाहता हूँ एंड जल्दी होप्स होके करेंगे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आपका काम बहुत अच्छा है तो आप जरूर करेंगे। तो गैस आज हमारे साथ है प्रोफेशनल फोटोग्राफर विपुल शर्मा जी, तो बहुत बहुत स्वागत है पाजी। थैंक यू सो मच भाजी, एंड आई एम रियली हैप्पी कि आपके में वीडियो पॉड सेशन के अंदर आया आज। मुझे अपनी फोटोग्राफी तो बहुत ही कमाल की होती है, अपनी जर्नी के बारे में बताओ, कैसे आपने स्टार्टिंग करी? बेसिकली भाजी आई वाज जस्ट अ किड, आई वाज लाइक 16 और 17 में भी, आई वाज इन 12th। तो मैंने अपने मेरे अंकल की शॉप है, चाचू की शॉप, तो उनका फोटोग्राफी का ही काम है, तो उधर मैंने जाना स्टार्ट कर दिया था। एंड वहाँ से मेन कहीं ना कहीं मेरे को इंटरेस्ट बचपन से ही था, बिकॉज मेरे घर पे एक छोटा सा कैमरा मेरे चाचू ने गिफ्ट किया था मेरे को। तो एक छोटा सा कैमरा था, रील वाला कैमरा होता था है ना उस टाइम पे, तो उस कैमरे से कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जाए तो जर्नी स्टार्ट हुई थी मेरी। तो वो चाचू ने गिफ्ट किया, वहाँ से मेरा इंटरेस्ट फोटोग्राफी में बढ़ा। एंड उसके बाद फिर जैसे ही मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मैंने चाचू की शॉप पे जाना स्टार्ट कर दिया। एंड इनिशियल ट्रेनिंग यू कैन से कि वहीं से हुई। मतलब सबसे पहली पिक्चर जो मैंने क्लिक की थी, मेरे को आज भी याद है कि कोई पासपोर्ट साइज पिक्चर अपनी खिंचवाने आया था, तो चाचू उस वक्त गए हुए थे कहीं पे कुछ किसी काम से, तो मैंने कैमरा उठाया, मैं ले गया और मैंने लाइट स्विच लगा के अपने आप पिक्चर क्लिक कर दी। क्या बात है, क्या बात है। इसमें बात कुछ ही नहीं है, क्योंकि जब वो पिक्चर प्रिंट हो गई तो वो पूरी वास्ट आउट पिक्चर थी, बिल्कुल ब्राइट, और चाचू से मेरे को डांट भी पड़ी। तो बट कहीं ना कहीं है ना, तब अंदर से मेरे को ऐसे हुआ कि यार मतलब कि सारे क्लिक कर रहे हैं, जैसे मेरे चाचू के वहाँ पे वर्कर्स थे है ना, कुछ मेरे से 2 साल बड़े ही ऐसे लड़के थे, तो मतलब मेरी एज ग्रुप के टाइप के ही लोग थे है ना, कि सारे क्लिक कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता। तो वहाँ से कहीं ना कहीं मेरे को थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ और मैंने फोटोग्राफी मतलब पिक्चर्स क्लिक करनी स्टार्ट की। एंड करते 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 बस क्या बात है। वो कहते हैं ना जब बाइक वगैरह या गाड़ी चलाने भी सीखते तो 1-2 बारी बंदा ठोकता है गाड़ी के, फिर आ जाती है। तो आपने ऐसे फोटो के साथ करा? हाँ, मतलब उसके बाद मेरे को याद है मैंने चाचू से कभी डांट नहीं खाई। मैं 1 साल के अराउंड चाचू के साथ रहा। एंड मेरा फोटोग्राफी में इंटरेस्ट देख के मेरे डैड कहीं ना कहीं, मेरे डैड ही वाज एन अकाउंटेंट, तो मेरा फोटोग्राफी में इंटरेस्ट देख के मेरे डैड ने अपनी जॉब छोड़ दी। एंड जॉब छोड़ने के बाद डैड ने एक शॉप ओपन कर ली फोटोग्राफी की बाय द नेम स्टूडियो 48। एंड आई कैन प्राउडली से कि पूरे इंडिया में तो एटलीस्ट मैं पहला ऐसा फोटोग्राफर होऊंगा जो पहले फोटोग्राफी में आया, उसके डैड बाद में। तो मतलब मैं अपने डैड को फोटोग्राफी में ले गया है, जैसे जनरेशनल चलता है, मतलब ऊपर से नीचे, ये नीचे से ऊपर। तो आपने वैसे कोई कोर्स वगैरह भी करा फोटोग्राफी का? नहीं, कोर्स नहीं किया। मेरा जैसे अब डैड ने स्टूडियो ओपन कर लिया था, तो मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। अब 2 साल 1-1.5 साल मैंने डैड के साथ काम किया वहाँ पे। एंड जब मैं लाइक 18-19 के बीच में था, तब मेरा इंटरेस्ट हुआ कि मैं लाइक फैशन फोटोग्राफी में जाऊँ। मतलब मैं जैसे बहुत लाइक पिक्चर्स जैसे देखता होता था कि मैं इस तरह की पिक्चर्स क्लिक करना चाहता हूँ, इस तरह की। बट मैं सोचता होता था बिकॉज एक बहुत छोटा सा स्टूडियो था, एंड उस छोटे से स्टूडियो के अंदर 2 लाइट्स होती थी सिम्पेक्स की, आई गेस, मतलब मेरे ख्याल से मतलब छोटे सॉफ्ट बॉक्सेस के साथ। एंड उधर भी मैं मतलब लाइक अपने ब्रदर की, अपने कजन्स की, मतलब बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करता रहता था। फिर मैं सोचता था कि यार ये ऐसी पिक्चर क्यों नहीं आ रही है जो मैं ऑनलाइन देखता हूँ। तो मेरे को वो क्रेज होता था कि है ना, मतलब मैंने फैशन फोटोग्राफी सीखनी है, मतलब मैंने हाई एंड फोटोग्राफी सीखनी है कि किस तरह से करते हैं, क्या होता है क्या नहीं। और तब मैंने डैड को तंग करना स्टार्ट कर दिया उस चीज़ के लिए। और डैड को मैंने तंग करना स्टार्ट किया, डैड भी धीरे धीरे इरिटेट होना स्टार्ट हो गया। डैड कहते कि चुपचाप है ना, मतलब यहाँ पे स्टूडियो में काम कर। और एक दिन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, मैंने डैड को बोला नहीं मेरे को
फैशन फोटोग्राफी करनी है, भेजो मेरे को, चाहे बॉम्बे भेजो चाहे दिल्ली भेजो, कहीं पे भेजो। डैड पता नहीं उस दिन शायद डैड का मूड भी खराब था, डैड ने पहले तो मेरे को डांटा, मैं नहीं माना, मैं फिर बहस करी जाऊँ डैड से, फिर डैड ने रख के दिया मुझे। ओ भाई साहब, वो यहाँ पे नहीं लगा, वो ना सीधा यहाँ पे लगा भाई कि मैं डैड सारा कुछ तो कर रहा हूँ आपके लिए, मैं है ना अपनी तरफ से, मतलब पेरेंट्स करते हैं आपके लिए जो करते हैं नो डाउट, बट एक वो एज ऐसी होती है कि है ना अपने आप को लगता है कि हम इतना कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, फिर भी चपेट हमें पड़ रही है। तो फिर मतलब वो दिल पे लगी मेरे को चपेट। तो मैं वहाँ से स्टूडियो से ऐसे रोता रोता घर गया, मतलब घर बिल्कुल स्टूडियो के बैक साइड पे था। तो घर जाने के बाद मैंने अपना सामान पैक किया और मैंने मम्मी को बोला, मम्मी मैं ना जरा अपने दोस्त के घर जाके आ रहा हूँ। बैग भी मैंने ऐसे मतलब है ना अपनी बालकनी से नीचे फेंका पैक करके अपने रूम में से, ताकि मम्मी को ना पता चले कि बैग लेके कहाँ जा रहे हैं। उसके बाद मैंने मम्मी से पैसे मांगे कि मम्मी यार थोड़े से पैसे देना, पैसे चाहिए। मेरे को याद है मम्मी ने 100 पता नहीं 150 रुपये दिए थे। उसके बाद फिर मैं मतलब वहाँ से चला गया, मैं स्कूटर होता था मेरे पास तब ना, तो मैं स्कूटर पे चला गया मासी के पास और मैंने मासी को बोला, मासी पैसे देना, थोड़े से पैसे चाहिए मुझे। बस प्लान उस वक्त वो चपेट पड़ी थी ना, वो यहाँ पे लगी थी, तो बस प्लान हो गया था, प्लान साथ के रहना है ही नहीं अब इस इंसान के साथ मैंने, डैडी के लिए, मतलब ऐसे फीलिंग कि यहाँ पे तो मैंने रहना ही नहीं है। तो फिर मैं है ना मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। अब मूवीज बहुत देखी है यार, बॉलीवुड मूवीज है ना सारे, मूवी का सीन नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब किसी मूवी के हीरो और वैसे वैसे सीन चल रहा है पूरा फिल्म का। या मतलब मेरे लिए सच में बहुत ज्यादा फिल्मी था सारा कुछ। फिर पहुंचे कहाँ पर आप, पैसे लेकर फिर कहाँ गए? चंडीगढ़ 22 सेक्टर से मैं बस में बैठा, मतलब, और मैं कभी जिंदगी में चंडीगढ़ से पंचकुला अकेला नहीं गया हूँ, टू बी ऑनेस्ट। पेरेंट्स ही लेके गए थे तब तक, बट उस दिन जो चपेट यहाँ पे लगी थी तो मैं बस में बैठा, थोड़ी सी समझ थी कि बस में बैठते हैं, टिकट लेते हैं, बंदा कहीं से कहीं पहुंच जाता है। मैं पहुंच गया दिल्ली 2 दिन अपने दोस्त के साथ रहा। दिल्ली से मैं पहुंच गया बॉम्बे। एंड मेरे दोस्त ने भी थोड़े से पैसे दिए, उसने भी हेल्प की मेरी, एंड मैं पहुंच गया बॉम्बे जाके पहला जो मेरा फर्स्ट बॉम्बे का ट्रिप था उसमें तो चलो मतलब मैं लाइक 10-12 दिन वहाँ पे रह पाया, उतने में मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। एंड फिर मैं वापस चंडीगढ़ आ गया। एंड जब मैं वापस चंडीगढ़ आया तो मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं घर कैसे जाऊँ। तो अब वो डर होता है कि घर आके कहीं दोबारा ना चपेट पड़ जाए। सच में। तो पैसे खत्म हो गए, घर तो आगे वापस, मतलब चंडीगढ़ तो आगे वापस अब समझ में आने रहा है। फिर मासी ने बोला, थोड़ा सा हौसला दिया कि ना चल जा। अब मैं घर में गया, जैसे कहीं ना कहीं मैं घर के गेट पे पहुंचा, मतलब मेरी एक तरह से है, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। मम्मी ने मेरे को ऊपर से देख लिया आते हुए है ना, और मम्मी मेरी इतनी खुश के है ना, पहले रो बुरा हाल था मम्मी का, मम्मी इतनी खुश के कहीं ना कहीं है ना बेटा आ गया मेरा। तो जैसे ही दरवाज़ा खोला मम्मी ने, मम्मी के हाथ में एक आरती की थाली, मतलब ऐसे थोड़ी सी पूजा सी कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, और है ना ऐसे टिक्का लगा रहा है कि नजर लग गई थी मेरे बेटे को। तो फिर जो 10-12 दिन आप वहाँ पर रहे, तो वहाँ पर क्या आपने फोटोग्राफी करी, कहीं से सीखा, किसी स्टूडियो में गए कि? वहाँ पे ना मेरे एक भैया थे, तो मतलब उनके थ्रू मैं वहाँ पे लाइक 2-4 लोगों से मिला जो कहीं ना कहीं एक तरह से सीरियल के जैसे पोस्टर्स होते ना, सीरियल के वो पोस्टर शूट्स करते थे, तो उनसे मिला मैं पहली बार। तो अब मैं वापस तो आ गया चंडीगढ़ वापस आने के बाद, बट अंदर से चुल थी कि मेरे को भाई बॉम्बे जाना है, बॉम्बे में काम करना है। तो मैं उसके बाद एक बार दोबारा गया बॉम्बे। मैं पहले 13 दिन के लिए गया था, दूसरी बार मैं थोड़ा सा प्लान करके गया था, तब मैं गया अराउंड 6 महीने के लिए। एंड 5 महीने में वहाँ पे रहा था, बट 5 महीनों में मैं डब्बू रतनानी सर के साथ, उनके साथ मैंने मतलब तरुण खीवल सर के साथ मैंने 2 शूट असिस्ट किए, डब्बू रतनानी के साथ 1 शूट पे था मैं, और भी काफ़ी सारे मतलब अच्छे फोटोग्राफर्स हैं वहाँ पे, जो मतलब उधर से थोड़ा बहुत मतलब लाइक एक अच्छी फोटोग्राफी सेंस मेरे को वहाँ से मतलब एक तरह से होगी। बट उससे पहले कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में आए थे सनी भैया, सनी धीमान, सनी भैया मतलब वो मेरे मेन उस्ताद जी हैं। तो ऑर्कुड का टाइम था वो, तो ऑर्कुड पे उनकी फोटोग्राफी देखते थे, तो मतलब बहुत ज़्यादा इंस्पायर था मैं उनकी फोटोग्राफी से। और सबसे मेन चीज़ ये थी यार, चंडीगढ़ में रह के कोई ऐसी फोटोग्राफी कर रहा है, वाओ। जब पहले बॉम्बे से वापस आया था तो मैं उनके पास गया। अब उनके साथ मैंने बहुत ज़्यादा मतलब 3-4 साल मैं भैया के साथ ही रहा हूँ। एंड और मतलब सबसे जितना भी मैंने सीखा मेन कहीं ना कहीं सनी भैया से सीखा। एंड उसके बाद फिर कहीं ना कहीं चलो मैं बॉम्बे गया एंड बहुत सारे लोगों के साथ वहाँ पे देखा उन्हें वर्क करते हुए, एंड उसके बाद फिर खुद का करना स्टार्ट कर दिया। क्या बात है, आपकी जर्नी तो पूरी जैसे फिल्म की स्टोरी बन सकती है इसमें तो। इतने कैमरास आपके पास, आप तो खुद ही फिल्म बना दो अपनी चाहे। तो जैसे देखा जाए आजकल टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है, सबके फोन्स में इतने बढ़िया कैमरास आ रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि आने वाले टाइम में फोटोग्राफर्स की डिमांड नहीं रहेगी, लोग खुद ही फोटो शूट करने लग जाएंगे, फोटोग्राफी करने लग जाएंगे? नहीं, बेसिकली ऐसा 1% भी नहीं है, बट आई फील, तो मैं इस चीज़ पे सच में बोलना भी चाहूँगा ये कि जितने भी बडिंग फोटोग्राफर्स हैं, मतलब
आज की डेट में एआई बहुत ज़्यादा एडवांस हो रहा है, डे बाय डे एडवांस हो रहा है। अगर आप वीकली कोई भी एआई फॉलो कर रहा होगा तो वीकली कहीं ना कहीं इतना एडवांस हो रहा है कि आने वाले टाइम में मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि फोटोग्राफी को रिप्लेस कर देगा, बट जैसे फोटोज के लिए फोटोशॉप है वैसे फोटोग्राफी के लिए एआई वर्क करेगा कि हम जाके लाइव पिक्चर क्लिक कर रहे हैं, कपल्स की पिक्चर कर रहे हैं, कोई भी शूट किसी भी तरह का शूट कर रहे हैं तो उसको और ज़्यादा ब्यूटीफाई करने का के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा हमें एआई आने वाले टाइम में। एंड जितने भी बडिंग फोटोग्राफर्स हैं तो वो मतलब मेरे हिसाब से बडिंग फोटोग्राफर्स अमेच्योर्स तो आज की डेट में टीनेजर्स स्पेशली वो तो बहुत ज़्यादा एआई के अंदर है ही है। जितने भी हमारे जैसे थोड़े से पुराने फोटोग्राफर्स हैं मेरे हिसाब से आप सबको सच में एआई की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, सोचने की ज़रूरत है और थोड़ा थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि एआई को आप कैसे अपनी फोटोग्राफी में यूज़ कर सकते हो अपनी फोटोग्राफी स्किल्स और ज़्यादा एनहांस करने के लिए। एंड इसी के अंदर एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि ऑब्वियसली जैसे हम सारे फोटोग्राफर्स हैं जो आज की डेट में काम कर रहे हैं पिछले 8-8, 10-12 सालों से, तो हमारे पास नो डाउट इतना टाइम सच में नहीं है कि हम कंप्यूटर्स पे बैठ के एआई पे भी अब सीख, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हमने पहले से ही थोड़ी सी सीखी हुई है। मतलब जैसे अब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे लाइक वीडियो एडिटिंग भी आती है, मुझे फोटो एडिटिंग भी आती है, मुझे लाइक मतलब वीडियो शूट भी मैं कर लेता हूँ, है ना, मैं फोटोज़ भी शूट कर लेता हूँ, लाइटिंग की भी थोड़ी बहुत ही समझ है। अब उसी के अंदर और चीज़ें ऐड करनी, मतलब चलो एआई भी ऐड कर लेंगे, है ना, हर एक चीज़ कंप्यूटर्स की भी कुछ नॉलेज ऐड कर लेंगे, बट मतलब हर कोई नहीं कर पाता है ना, और कहीं ना कहीं हर किसी के पास भी इतना, जैसे मेरे पास भी अब इतना टाइम नहीं है, टाइम नहीं होता। मतलब अब स्टेबल डिफ्यूजन है, मतलब जैसे आप तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, है ना, मैं आपकी वीडियोस में देखता हूँ। अब मैं बहुत ज़्यादा, मैंने 2 बार यूज़ किया अभी तक, अब कब से आया हुआ है वो, और अब कितना एडवांस भी हो चुका है वो, है ना। अब जैसे डेली है तो वो भी मतलब कितना ज़्यादा एडवांस हो चुका है, मिड जर्नी हो गया, मैंने वो सारे यूज़ किए हैं, बट मैं उतना ज़्यादा टाइम ही नहीं दे पाता हूँ उनको कि प्रॉपरली समझ में आए। बट एक बेसिक मोटा मोटा आइडिया है कि वो करते क्या है, क्या आउटपुट निकाल सकते हैं और हमें मतलब एक माइंड को विजुअलाइज कर सकते हैं हम कि चलो हमने ये पिक्चर क्लिक किया, हम इसका ये रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो पुराने फोटोग्राफर्स हैं उन्हें टीनेजर्स की हेल्प लेनी चाहिए आज की डेट में, बिकॉज एआई में मतलब जो पुराने फोटोग्राफर्स हैं चाहे वो टाइम दे रहे हैं एआई में, बट उतना टाइम वो कभी नहीं दे पाएंगे जितना टीनेजर्स दे रहे हैं, और टीनेजर्स हमसे बहुत ज्यादा अच्छा एआई में कर रहे हैं। मतलब और टीनेजर्स के पास अपॉर्चुनिटीज कम है, तो पुराने वाले और नए वाले दोनों फोटोग्राफर्स कंबाइन करके कोलैबोरेट करके बढ़िया चीजें निकाल सकते हैं। एग्जैक्टली राइट। और कहीं ना कहीं उनके अंदर जोश ज्यादा है, अपॉर्चुनिटीज कम है, बट उनके टाइम इतना ज्यादा है और माइंड इतना ज्यादा क्रिएटिव है, इतना एम्प्टी है कि उनके लिए हर एक चीज एक गुड और एक न्यू इन्फॉर्मेशन है। बट हम एक विजुअलाइज भी करते हैं कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे, तो हम वो अपना एक्सपीरियंस उनको बता सकते हैं कि कुछ ऐसा सा क्रिएट कर दो और वो चीज हमें क्रिएट करके दे सकते हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला आपने, इससे दोनों का फायदा होगा। एग्जैक्टली हाँ, जो नए टीनेजर्स हैं उनको भी काम अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा और पुराने वालों को नई टेक्नोलॉजी के साथ मिलाप हो जाएगा उनका। हाँ राइट। तो आपको वैसे ज्यादा मजा किस चीज में आता है? फैशन फोटोग्राफी में आता है, वेडिंग्स में आता है, या बेबी फोटोशूट्स या बर्थडे पार्टीज? आप किस चीज में ज्यादा मजा आता है आपको? मेरे हाथ में कैमरा आ जाता है ना बस। अच्छा, कैमरा हाथ में आना चाहिए। कैमरा हाथ में आ जाए, शूट करने जा रहे हैं, मतलब वो तभी से कहीं ना कहीं एक्साइटमेंट स्टार्ट हो जाती है। एंड सबसे ज्यादा वैसे अगर देखा जाए तो मैं इंजॉय करता हूँ मेनली वेडिंग फोटोग्राफी, प्री वेडिंग्स में बहुत ज़्यादा और वेडिंग्स में बहुत ज़्यादा। नो डाउट हर एक फील्ड ही मतलब अपनी अपनी जगह, सेलिब्रिटी शूट करते तो हर बार होता है कि कुछ ऐसी यूनिक चीज़ निकालनी है जो कभी पहले ना किसी ने ना शूट की हो, कुछ लाइटिंग ऐसी करनी है कि कहीं ना कहीं बिल्कुल डिफरेंट हो। अब कई बार जैसे पोस्टर शूट्स करते हैं तो रेफरेंसेस आते हैं, हॉलीवुड की पिक्चर्स के रेफरेंसेस आते हैं कि है ना ऐसी लाइटिंग चाहिए, ऐसी लाइटिंग चाहिए, तो वो भी एक कहीं ना कहीं सामने ना आपके चैलेंज होता है कि है ना यार इस तरह की लाइटिंग करनी है, और हमारे पास तो इतना की सेटअप है, अब वो हॉलीवुड वाले उसी में करके दिखाने हैं और उसी में करनी है। अब रिसेंटली कल मैंने एक शूट किया, मैंने अपना रिसेंटली, जैसे मैंने आपको बताया कि रिसेंटली मैंने अपना स्टूडियो सनी एनक्लेव से वाइंड अप किया और हम चंडीगढ़ में भी शिफ्ट हुए हैं। एंड चंडीगढ़ में रेजिडेंशियल जगह पे जहाँ पे हमने स्टूडियो सेटअप नहीं किया, तो अब मैं एक न्यू जगह पे जाके कल मैंने शूट किया, एक स्टूडियो रेंटल पे लेके, और उनके पास जो अवेलेबल लाइट्स थी उस पर ही शूट करना था। एंड वो लाइट्स मैंने कभी जिंदगी में यूज़ नहीं की, तो वही एक चैलेंज था कल के कहीं ना कहीं उसमें ही अच्छी पिक्चर्स निकाल कर लेकर आनी है ना, क्योंकि इतने सालों के बाद भी नए नए चैलेंजेस और आएंगे, वही को भी सॉल्व करके फिर नई नई चीजें और क्रिएट करनी पड़ेंगी। एग्जैक्टली मतलब हमारी फील्ड तो है ही कहीं ना कहीं एवरीडे लर्निंग की फील्ड है। तो जब हम फोटोग्राफी के जैसे अलग अलग कैटेगरीज आ जाती है, बेबी फोटोशूट, वेडिंग्स होगी, फैशन फोटोग्राफी होगी, तो वैसे अगर बात करें तो
पैसा किसमें ज्यादा है? पैसा सच में वेडिंग्स में बहुत ज़्यादा है और बेबी फोटोशूट्स में बहुत ज़्यादा है। अब लोग इस लाइन में ज्यादा आएंगे मुझे लगता है ये बात सुन के। इस लाइन में आना भी चाहिए, लाइक आपको वैसे सब कुछ ही करना चाहिए मेरे हिसाब से। सेलिब्रिटी शूट्स भी करने चाहिए, मतलब पोर्टफोलियोज भी करने चाहिए, वेडिंग्स भी करनी चाहिए, प्री वेडिंग्स भी करनी चाहिए, बेबी शूट्स भी करने चाहिए, प्रोडक्ट फोटोग्राफी भी करनी चाहिए। ऑलराउंडर होना चाहिए। ऑलराउंडर होना चाहिए। आप जो चीज़ मैं स्किप करने के लिए बोलूँगा वो सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से मैं लैंडस्केप फोटोग्राफी को स्किप करने के लिए बोलूँगा। अगर आपने इस फील्ड से पैसे अर्न करने हैं, सिर्फ इसलिए, मतलब आप शौक के लिए कर सकते हो, बट अगर आपने इस फील्ड से पैसे अर्न करने हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि इन सारी फील्ड्स में पैसे है। लैंडस्केप फोटोग्राफी में एक टाइम के बाद जाके, या फिर वाइल्ड लाइफ में एक टाइम के बाद जाके पैसे हैं। इन दोनों में काफी टाइम के बाद जाके पैसे आना स्टार्ट। और आप जैसे अलग अलग मॉडल्स का भी फोटोशूट करते हो, तो कभी किसी मॉडल्स ने ऐसे बोला आपको कि मेरी फोटोज फ्री में खींच दो और मैं आपको टैग कर दूंगी? हाँ, काफ़ी सारे कोलैबोरेशन के रिक्वेस्ट आते हैं एंड मतलब हम हर किसी को डायरेक्टली से भी बताते हैं कि वी डू कोलैबोरेशंस बट वी डू पेड कोलैबोरेशंस। हाँ, ये बेस्ट आंसर है। पहले ही इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल होता है रब से डर के, ऑनेस्टली। मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज़ के साथ जैसे शूट करते हैं तो वो भी मतलब पेड कोलैबोरेशंस होती हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के साथ हम कोलैबोरेट करके किसी के लिए फ्री में शूट कर रहे हैं, मतलब है ना, टाइम ही नहीं है सच में इतना। आज के डेट में लाइफ इतनी बिजी है और जो भी नेटवर्क बना हुआ है, जो भी सर्कल बना हुआ है, सर्कल में ही इतना एक तरह से काम आ जाता है कि मतलब बिल्कुल बिल्कुल टाइम ही नहीं निकलता। टाइम की बात है। दूसरी बात, तो सबके पास जिम्मेदारियां बहुत होती हैं। Exactly. तो अपने खर्चे निकालने हैं, खर्चे देने, घर का रेंट देना, स्टूडियो का रेंट देना। एग्जैक्टली। तो अगर फ्री में कोलैबोरेशंस करेंगे तो ये सारे रेंट्स कैसे निकलेंगे? वो चीजें भी है ना। बट मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप फ्री कोलैबोरेशंस मत करो। हाँ। करो, मतलब है ना, स्टार्टिंग में तो करनी पड़ेगी। या अगर स्टार्टिंग कर रहे हो तो कर सकते हो आप, करो, अच्छी बात है ग्रो करने के लिए। कोई अपॉर्चुनिटी डिफर करेगा वो, या कि कैसी अपॉर्चुनिटी आ रही है हमारे राइट। तो उस टाइम पे दिमाग लगाना है कि क्या मुझे फ्री में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर किसी को वेडिंग फोटोग्राफर बनना है तो कैसे स्टार्ट करे, कहाँ से काम सीखे? मेरे हिसाब से वेडिंग फोटोग्राफी की फील्ड में तो आपको किसी को असिस्ट करके ही कहीं ना कहीं काम सीखना पड़ेगा और तभी काम समझ में भी आएगा। बिकॉज आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके कभी भी वेडिंग फोटोग्राफी नहीं सीख सकते। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वेडिंग में इतने सारे रिचुअल्स होते हैं और सारा कुछ इतनी जल्दी जल्दी चल रहा होता है कि आपको हर वक्त ऑन टोज रहना पड़ता है कि आपने एक शॉट मिस किया तो मतलब वहीं पे आपके चलो 500 रुपये काट दिए क्लाइंट ने। वैसे फिल्मों के शूट होते हैं, वहाँ तो रीटेक्स हो सकते हैं, शादियों में रीटेक कहाँ से होंगे? ऑन द स्पॉट आपको मतलब हर वक्त ऑन कैमरा रहना पड़ेगा। मतलब व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि हमेशा मेरा कैमरा ऐसे होता था कि जब मैं कैंडिडेट फोटोग्राफी जैसे वेडिंग्स में जब मैंने करनी स्टार्ट की थी तो धीरे धीरे चलो आपको एक्सपीरियंस भी होता है कि कौन से शॉट्स लेने, किस वक्त वो मूवमेंट मिलेगा, क्या होगा। बट जो मैंने इनिशियली स्टार्ट किया था, कैमरा मेरे हर वक्त यहाँ पे होता था तो मैं ऐसे देखता रहता था कैमरे के अंदर व्यू फाइंडर में लगा के। तब कहीं ना कहीं कैमरों की स्क्रीन नहीं होती थी, मतलब स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं आता था, तो व्यू फाइंडर में ऐसे देखता रहता था और मतलब साथ के क्लिक 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 क्लिक। और तब से ही अब तक आदत बनी हुई है मेरी। अगर मैं प्री वेडिंग भी करता हूँ, मतलब अब स्क्रीन्स आ चुकी हैं कैमरास के अंदर जो लाइव डिस्प्ले आपको देती हैं, बट मैं लाइव डिस्प्ले में शूट बहुत कम करता हूँ। मतलब चलो सेलिब्रिटी शूट कर रहा हूँ, मैं आर्टिस्ट का शूट कर रहा हूँ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट जैसे प्री वेडिंग्स कर रहा हूँ, मैं वेडिंग्स कर रहा हूँ जहाँ पे मेरे को पता है मेरे को मूवमेंट और एक्सप्रेशंस कैप्चर करने हैं, मैं आई पे कैमरा लगा रहता है मेरे और जैसे ही मेरे को शॉट मिलता है साथ कर मैं। रादर देन डूइंग अ कोर्स करने की जगह आप किसी ऑलरेडी जो एस्टेब्लिश्ड फोटोग्राफर है उनको असिस्ट करो और उनके साथ वेडिंग्स पे जाओ और साथ में आपको काम आ जाएगा कर करके। इसमें बट ऐसा नहीं है कि कोर्स करो ही मत, कोर्स करो सो दैट यू कैन गेट अ बेसिक आइडिया कि हाउ कैमरा वर्क्स, अपर्चर क्या है, स्पीड, शटर स्पीड क्या है, आईएसओ क्या है, वाइट बैलेंस क्या है, एंड लेंसेज के बारे में, प्राइम लेंसेज, टेलीफोटो लेंसेज है ना, वाइड एंगल लेंसेज, मतलब वो सारी चीज़ें एक तरह से माइंड में क्लियर हो कि हाँ ये इक्विपमेंट है और इस चीज़ से ये होता है। थोड़ा सा बेसिक आइडिया होगा तो आप किसी को भी असिस्ट करोगे तो आपको जल्दी चीज़ें समझ में आएंगी और आपको असिस्टेंट बनने का चांस भी बढ़िया मिल जाएगा। राइट, एग्जैक्टली। अगर पहले नॉलेज होगी थोड़ी बहुत। हाँ, एग्जैक्टली। एंड एक और चीज़, अगर आपको किसी को भी असिस्ट करना है तो थोड़ा सा ना वीडियो का, आजकल वीडियो एडिटिंग का थोड़ा सा समझो। थोड़ी अगर आपको वीडियो एडिटिंग करनी आती होगी तो आपको बहुत सारे लोग जल्दी चांस देने के लिए रेडी होंगे। बट अगर आपको वीडियो एडिटिंग नहीं आती होगी तो कोई भी आपको असिस्टेंट रखने के लिए भी 10 बार सोचेगा। बिकॉज आज की डेट में जैसे वीडियोस बहुत ज़्यादा चल रही है तो एवरीबडी वांट्स कि उनके साथ कोई उनका असिस्टेंट है जो थोड़ा बहुत वीडियो एडिट भी कर लेता हो। क्या बात है। तो असिस्टेंट को वैसे कितने पैसे मिल जाते हैं महीने के, कितने बना सकता है वो? असिस्टेंट को डिपेंड करता है कि बिल्कुल अगर तो रॉ है, बिल्कुल जैसे बिल्कुल बिगिनर है वो, अभी सीख के आया है, सीख के आया और उसे जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अभी सपोज उसने 20 दिन काम भी किया है बट उस 20 दिन में एक भी कोई पोस्ट ऐसी नहीं मिली जिसमें आपने भी एफर्ट मारा हो और उसने भी अपना 100% नो डाउट दिया हो बट आपने भी एफर्ट मारा हो, तब भी कहीं ना कहीं मतलब लाइक
पोस्ट करने लायक या फिर आपको जिस तरह की आउटपुट चाहिए वैसी आउटपुट ना मिली हो। मतलब इट्स लाइक अ ग्रेजुअल प्रोसेस कि हो सकता है 1 महीना, हो सकता है 2 महीना, हो सकता है 15 दिन, हो सकता है 10 दिन, हो सकता है पहले ही दिन से एक असिस्टेंट को हम पे करना स्टार्ट कर दें कैलिबर टू कैलिबर। मतलब caliber to caliber। 10,000, 15,000, 25,000, 30,000। मतलब वो अपना खर्चा निकाल लेगा, हाँ, खर्चा निकाल सकता है बंदा है ना, easy। खर्चा निकाल सकते हैं Yeah। इजीली। तो आपने जैसे भी बात करी कि अगर फोटोग्राफी सीखनी है वेडिंग वाली तो किसी को असिस्ट करो, तो अगर ऐसा आपके साथ होता है, मतलब आपको भी लोग कहते होंगे हमें भी असिस्ट करना है आपको ऐसा कभी लगा हो कि यार ये मुझसे काम सीख के कल को अपना बिजनेस शुरू कर लेगा तो मेरे काम पे इफेक्ट करेगा या मेरा कॉम्पिटिटर बन जाएगा ये, तो इसको कैसे हैंडल करें? टू बी ऑनेस्ट, मैं कभी ऐसा नहीं सोचता कि कोई मेरे से सीख के जाएगा और मेरा कॉम्पिटिटर बन जाएगा। हर कोई, मैं भी कहीं पे सीखने ही गया था, सीख कर ही कहीं ना कहीं आज की डेट में काम कर रहा हूँ। हर कोई काम करना चाहता है, हर कोई जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, एंड दैट्स लाइक हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर ये एक फीलिंग है। तो ये बहुत अच्छी फीलिंग है क्योंकि उसी की वजह से हम सारे ग्रो भी करते हैं, उसी की वजह से हमारी सोसाइटी एज अ सोसाइटी भी वी आर ग्रोइंग। अगर हम अकेले ही करते रहेंगे तो ग्रो कैसे होंगे? हमें तो लगेगा हमारा काम तो अच्छा चल रहा है, हमें मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। राइट, एग्जैक्टली। मतलब इसी के अंदर अगर इस चीज़ को ये देखे कि कॉम्पिटिटर बन जाएगा, मतलब जो मुझे लगता है कि अगर आपसे कोई सीख के गया वो आपका कॉम्पिटिटर कभी नहीं बनेगा। मतलब जितने लोग मेरे से आज तक सीख के गए हैं, जितने लोगों ने मेरे साथ काम किया है, नो डाउट सारे अपना अपना काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे नाम हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंड सारे आज के डेट में बहुत प्यार भी करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं। कहीं पे फंसते हैं कॉल भी करते हैं, कोई दिक्कत होती है, कुछ भी होता है पूछते भी हैं। तो मतलब इट्स अ वेरी गुड थिंग मेरे हिसाब से। ऐसा 1% भी नहीं है कि कोई मतलब कंपटीशन है, या फिर मतलब एटलीस्ट मेरे अंदर तो नहीं है कि मतलब कोई मेरा कॉम्पिटिटर बन जाएगा। एंड मेरे हिसाब से आप सबको भी किसी को सिखाते हुए ये नहीं सोचना चाहिए कि आपका कंपटीशन बनेगा, क्योंकि जब आप किसी और को अपनी नॉलेज देने से रोक रहे हो अपने आप को, तो कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज भी वहीं तक रुक रही है। कभी भी कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है, उसका आंसर देने के लिए आपको भी सोचना पड़ता है। अगर आपके पास आंसर नहीं होता है तो आप थोड़ा सा रिसर्च भी करते हो उस आंसर के बारे में। मुझे लगता है आप इतने हम्बल हो इसलिए सभी आपको रिस्पेक्ट इतनी करते हैं, आपके स्टूडेंट्स भी आपको सभी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। मे बी वही। तो एक क्रेजी सा क्वेश्चन आ रहा है, क्या हम महीने में फोटोग्राफी करके 10 लाख रुपए कमा सकते हैं? 10 लाख रुपए एक महीने के अंदर अगर आप स्मार्टली वर्क करोगे तो यस, मतलब इस फील्ड में आप 10 लाख क्या, आप 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख भी कमा सकते हो, बट गिवन कुछ मंथ्स के अंदर। बिकॉज हमारी इंडस्ट्री में वेडिंग सीजन होता है, सो वेडिंग्स में ही कहीं ना कहीं ज्यादा काम होता है फोटोग्राफी में, और वेडिंग सीजन में ही आपके पास अपॉर्चुनिटी, हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है कि हम कुछ एक्स्ट्रा अर्न कर सके जो हम नॉर्मल मंथ्स में कर रहे हैं उससे ज्यादा। अगर बंदे ने हर महीने 10 लाख रुपए कमाने हैं तो सबसे पहले तो बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ेगा, बहुत अग्रेसिवली पे प्रमोशन करनी पड़ेगी, हर एक साइट पे, हर एक सोशल मीडिया वेबसाइट पे, हर एक वेडिंग की साइट्स पे, और हर जगह कहीं ना कहीं उनका नाम अच्छे से, मतलब पब्लिसिटी उनकी होनी चाहिए। तब कहीं ना कहीं जाके मेन जो लोग, जिन लोगों की वेडिंग्स हैं उनके माइंड में वो आएंगे, और उसके बाद कहीं ना कहीं अर्न कर सकते हैं। बट ये सारी चीज़ें तो हम कर लेंगे, मतलब प्रमोशन कर लेंगे, पब्लिसिटी कर लेंगे, बहुत सारे वेडिंग प्लानर्स के साथ टाई अप कर लेंगे, बट जो चीज़ हम नहीं कर पाएंगे या फिर जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है वो है अपनी लाइक फोटोग्राफी की सिनेमैटिक वीडियोस की क्वालिटी। और अगर हम क्वालिटी पे फोकस करेंगे तो स्लोली एंड ग्रेजुअली हम वो 10 लाख के मार्क तक भी पहुंच जाएंगे, बट वो कुछ मंथ्स में, कि हाँ चलो 5 महीने हमने 10-10 लाख रुपए एक महीने के कमाए, बाकी सारे मंथ्स चलो 1.5, 2 लाख रुपए कमा लिए, जो हमारा ऑफ सीजन होता है। और ऑफ सीजन ऐसा नहीं कि आज के डेट में तो ऑफ सीजन कहीं ना कहीं कहा जाए तो ज़्यादा रहा भी नहीं, बिकॉज जो ऑफ सीजन होता है, सेम ऑफ सीजन में लोग जा रहे होते हैं मनाली में प्री वेडिंग्स कराने, लोग जा रहे होते हैं दुबई में, लोग जा रहे होते हैं जैसे लद्दाख में, अब कश्मीर में इतने सारे प्री वेडिंग्स होते हैं, राजस्थान में होते हैं। वो सारे ऑफ सीजन में चलते हैं आपके? मोस्टली ऑफ सीजन में होते हैं, सीजन में तो बहुत कम होता है ऐसे दूर दूर, क्योंकि सीजन में हम ट्रैवल ही नहीं कर सकते ज़्यादा। सीजन में टाइम ही नहीं होता इतना कि हम बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर पाए। अब अगर हम सपोज एक हमने किसी का प्री वेडिंग करना है, हम चंडीगढ़ के आसपास एक दिन में कंप्लीट कर देंगे, बट अगर हमने सेम प्री वेडिंग सपोज मनाली में करना है तो मनाली में हमारे कम से कम 4 दिन गए, 1 दिन जाने का, 1 दिन आने का, 2 दिन शूट का। तो बट आई फील इज कि 10 लाख के मार्क तक हम पहुंच सकते हैं। बहुत सारे लोग पहुंचे भी हुए हैं, बहुत सारे लोग 20-25 लाख के मार्क पे भी पहुंचे हैं, ज़्यादा भी पहुंचे हैं, बट वो स्लोली एंड ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं पैसे की तरफ भागने की जगह अगर हम क्वालिटी की तरफ भागेंगे और क्वालिटी के थ्रू कहीं ना कहीं हम ग्रो करेंगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, तो आने वाले टाइम में हम 2 लाख
पहले महीने हो सकता है स्टार्टिंग में लाख, फिर 2 लाख, 3 लाख, धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 3 इयर्स 4 इयर्स हम एक अच्छे अमाउंट पे भी पहुंचेंगे। बट हम क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करके अगर पहुंचेंगे तो वो शॉर्ट लिव्ड होगा। बिल्कुल सही बात है। जैसे वो 3 इडियट्स में भी डायलॉग था ना, बेटा काबिल बनो, कामयाबी अपने आप तुम्हारे पीछे आ जाएगी। या एग्जैक्टली राइट। मतलब क्वालिटी इंप्रूव करो, पैसा अपने आप पीछे आता रहेगा। आजकल क्लाइंट्स को होता है भी कम खर्चे में ज्यादा काम हो जाए, तो जो नए फोटोग्राफर्स आते हैं वो क्या करते हैं, रेट कम करके फोटोग्राफी कर लेते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे पुराने जो एस्टेब्लिश्ड फोटोग्राफर्स हैं उनके काम पे इफेक्ट कर रहा है कि नए लोग सस्ते में काम करके दे रहे हैं और क्लाइंट्स भी उनसे काम करवा रहे हैं? ये वैसे काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है और इसके बहुत सारे आंसर्स हैं और इसका हर एक इंडिविजुअल के लिए एक अलग आंसर है, हर किसी का। और अगर इसके आंसर की मैं बात करूं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ ये है कि अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूं तो मेरे को काम मिलता रहेगा। अब नए लोग अच्छा काम करेंगे उन्हें भी काम मिलेगा। जो एक अमच्योर है जिसने भी स्टार्ट ही किया है तो उसको तो कुछ भी मिल जाए, तो उसके लिए तो उसकी प्रोफाइल बन रही है एंड उसके लिए तो कहीं ना कहीं मतलब इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर हिम कि उसको उसके काम भी आ रहा है। सो मतलब एंड जो एक एस्टेब्लिश्ड बंदा है उसके माइंड में हो सकता है ये भी आ रहा हो कि यार मतलब कि कहीं ना कहीं मेरा ग्राहक खा गया, मेरा क्लाइंट खा गया, मतलब समथिंग लाइक दैट। एंड अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो मेरे हिसाब से अगर मैं अच्छा काम करता रहूँगा तो मेरे को काम मिलता रहेगा। जिस दिन मैं काम से पीछे हटूंगा, काम करना बंद करूंगा या फिर काम करना कम करूंगा, उस दिन मेरे पास काम आना कम होगा, धीरे धीरे बंद होगा। तब तक मेरे हिसाब से मुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या बात है, चिल मोड ऑन। अब कुछ सवाल ना आपके क्लाइंट्स के रिलेटेड मैं पूछना चाहता हूँ, ये हमारी ऑडियंस में भी शायद लोगों को जानने होंगे। कभी किसी क्लाइंट ने ऐसा करे आपसे फोटोशूट करवा लिया, आपने उनकी फोटोज खींच दी और बाद में पेमेंट के टाइम उन्होंने मना कर दिया हो, या हमें फोटोज नहीं अच्छी लगी, हम नहीं पे करेंगे, ऐसा कुछ भी बहाना बना दिया हो? या मतलब ये इनिशियली स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था बेसिकली 2009-10 के अराउंड, तब स्टार्टिंग में होता था कि मतलब उन दिनों मेरे पास कैमरा था कैनन का 5D Mark II एंड उसके बाद लेंस लगा हुआ था 50 mm। तो मतलब ऑब्वियसली मैं जो फेसबुक पे पोस्ट करता था उसी कैमरे से होती थी सारी पिक्चर्स। एक और लेंस था 24-105, एक मतलब ये 2 लेंसेज थे मेरे पास। तो जो भी मैं पोस्ट करता था फेसबुक के थ्रू ही मेरे को मोस्टली काम आता था उन दिनों, है ना। तो फेसबुक पे जो भी पोस्ट करता था मैं उसी कैमरे से शूट करके 2011 आई गेस, तो उसी कैमरे से उन्हीं लेंसेज से शूट करके मैं पोस्ट करता था। अब जिन लोगों ने वो पिक्चर्स देखी थी वो पिक्चर्स देख के मेरे को हायर करते थे। अब स्टार्टिंग में आई वाज जस्ट अ किड, मतलब डाउन द लाइन 12-13 ईयर्स आई वाज जस्ट अ किड। तो मतलब एक बच्चे को जो सिर्फ दिल से काम कर रहा है उसको थोड़ा सा ऐसा पपलू बनाना बहुत ईजी है ना, मतलब कि ये हमें पसंद नहीं आया, ऐसे नहीं हुआ। और मैं दिल पे ले जाता था कि यार इन्हें पिक्चर्स नहीं पसंद आई, यार मैंने इतना एफर्ट किया यार, मैंने तो इतनी मेहनत की यार, और मैंने एडिट भी की, मतलब देखो मतलब है कि पहले बिफोर आफ्टर भी, और कहीं ना कहीं ऐसी पिक्चर आज की डेट में कोई क्लिक भी नहीं करता, मतलब मेरी खुद की फीलिंग। बट धीरे धीरे ओवर पीरियड ऑफ टाइम मतलब समझ में आया कि दिस इज जस्ट अ नीट ट्रिक कि आपको या तो पैसे कम देना या फिर कहीं ना कहीं लास्ट में एंड में पैसे मार लेना या कुछ भी। तो ऐसा नहीं है कि सारे क्लाइंट्स ऐसे नहीं होते हैं, कुछ होते हैं मतलब 100 में से 1 या फिर 2 लोग आपको ऐसे मिलेंगे ज़रूर, ये भी फॉर श्योर है। तो गाइस उनसे थोड़ा सा बच के रहना, एंड है ना, बच्चा बनना बहुत अच्छी बात है, बच्चा बनना बट कच्चा मत बनना, है ना। क्या बात है। और वेडिंग्स में मैंने अक्सर फोटोग्राफर से सुना भी कई बारी डेटा करप्ट हो जाता है, मेमोरी कार्ड्स वगैरह का बहुत इशू रहता है, तो वो चीज़ आप कैसे हैंडल करते हो? फिर आपके साथ यहाँ कभी ऐसा हुआ हो मेमोरी कार्ड्स वगैरह? बैक इन 2016-17 के आसपास। बट उसके बाद से लाइक व्हाट वी डिड वाज कि हम सारा डाटा मोस्टली वेडिंग पे ही मतलब कॉपी कर लेते हैं। एंड हमारे पास हम हर एक क्लाइंट से 2 हार्ड ड्राइव्स लेते हैं एंड क्लाइंट से ही हार्ड ड्राइव्स लेते हैं हम, और क्लाइंट को हम पहले रिटर्न भेजते हैं मेल्स में कि अगर आपने हमें हार्ड ड्राइव नहीं दी वेडिंग से पहले, आपके पहले इवेंट से पहले, तो आपके डाटे के लिए रिस्पॉन्सिबल हम नहीं हैं, फिर आप हो। अगर कोई भी मिसहैपनिंग होती है, बाई चांस डाटा कॉपी नहीं होता, कुछ होता है, कोई कार्ड करप्ट होता है, कुछ भी होता है, उसके रिस्पॉन्सिबल आप हो। बिकॉज आज के डेट में डाटा ही इतना ज़्यादा हो गया। अब हम 4K पे शूट कर रहे हैं, अब 4K पे शूट, अब 64 GB का कार्ड है, अब वो 10 मिनट में भर जाता है, 12 मिनट में भर जाता है। अब हमें फुटेज कितनी चाहिए होती है? अगर हम स्लो मोशन 4K 120 फ्रेम शूट करें तो मतलब 10-12 मिनट में 64 GB का कार्ड भर जाता है। अब इतनी हमें फुटेज चाहिए होती है। अब एक वेडिंग है, अब हमें कम से कम भी तो हम 300-400 मिनट शूट करते हैं, सिर्फ एक वेडिंग डे की बात कर रहा हूँ मैं। अब वो भी कहीं ना कहीं अगर मतलब 4 कैमरे हमारे लगे हुए हैं तो हमारी 2 TB की हार्ड ड्राइव तो बस ऐसे फिल होगी, है ना। 1 TB तो बड़े आराम से सिर्फ वीडियो में चला गया, अब बाद में फोटोज भी है। तो हम कितना डाटा, बीइंग फोटोग्राफर्स, हम इतना डाटा संभाल नहीं सकते। अगर हमें क्वालिटी वर्क करना है तो हमें ऑब्वियसली हमें फाइल साइज भी चाहिए, हमें फाइल मतलब जो बेस्ट कैमरा आउटपुट दे सकता है हमें वो चाहिए, हमें
रॉ पे शूट करना है, मतलब हम रॉ पे शूट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कल को हमें एडिट करना है तो हमारे पास ऑप्शंस थोड़ी सी ज़्यादा होंगे। मतलब एक रॉ फाइल शेडोज और हाईलाइट ज़्यादा बेटर कंट्रोल कर सकती है एडिटिंग के टाइम पे। क्लाइंट को तो बहुत अमेजिंग पिक्चर्स चाहिए, बहुत अमेजिंग वीडियो चाहिए, सब कुछ नेक्स्ट लेवल, मतलब बहुत ही सुंदर वर्क चाहिए। अब वो बहुत सुंदर वर्क करने के लिए बहुत सारा डाटा भी लगेगा, बहुत सारी हार्ड डिस्क भी लगेगी। बहुत सारी हार्ड डिस्क भी लगेंगी। अब हम कितनी हार्ड डिस्क परचेज करते रहेंगे और कब तक डाटा मैनेज करते रहेंगे? तो पिछले 4 सालों से तो हम सारी हार्ड ड्राइव्स क्लाइंट से ले रहे हैं। तो अब क्लाइंट या तो हमें पहले ही पे कर देता है वेडिंग, मतलब इवेंट स्टार्ट होने से पहले कि खुद ही परचेज कर लो, या फिर कहीं ना कहीं क्लाइंट हमें हार्ड ड्राइव्स प्रोवाइड कर देता है। तो कितनी हार्ड डिस्क लग जाती है एक क्लाइंट की? 3 से 4 हार्ड ड्राइव्स, 2 टीबी वाली। 2 टीबी या। बट अभी रिसेंटली कहीं ना कहीं हमने एक वेडिंग किया है गुड़गांव में, जिसमें हमने कम्प्लीटली सारा ही 4K शूट किया है, और 4K भी लाइक 60 फ्रेम पे, सारा ही 4K 60 फ्रेम पे शूट किया है, और 10 बिट फुटेज शूट किए हैं हमने। 4 TB की 2 हार्ड ड्राइव्स ऑलमोस्ट फुल है उसमें, या फोटोज वीडियोस दोनों, एंड जस्ट फॉर 2 डे इवेंट। क्वालिटी चाहिए तो हार्ड डिस्क और चाहिए, या और तभी डाटा भी सेफ रहेगा कि आप जैसे इवेंट पे हो, आपको पता है अब इतने सारे कार्ड्स भी नहीं रख सकता बंदा, नहीं रख पाता बंदा, है ना। अब आपको पता है कि कहीं ना कहीं एक बंदे की ड्यूटी हमने लगा रखी है जो इवेंट पे है, सारे लोगों के वो कार्ड्स कॉपी कर रहा है, उसका काम ही नहीं कोई और, तो हमारा डाटा सबसे पहली चीज़ वहीं पे सेव हो गया। अब जैसे ही इवेंट खत्म हुआ उतने में सिर्फ लास्ट में 2-3 कार्ड्स रह गए हमारे पास कॉपी करने वाले, लास्ट में वो कार्ड्स कॉपी किए, उसके बाद हमारे पास एक और हार्ड ड्राइव पड़ी है, साथ के साथ उसका बैकअप लगा दी, दैट्स इट। मतलब पिछले 3-4 सालों से मैं ये पॉलिसी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा हूँ, और टू बी ऑनेस्ट टच वुड, मतलब एक भी डाटा लॉस नहीं हुआ है। क्या बात है, नहीं ऐसा ही रहना चाहिए। अब हर तरह के क्लाइंट्स होते हैं, जैसे वेडिंग्स वगैरह में, तो जैसे पंजाब की वेडिंग्स में तो लोग ड्रिंक वगैरह भी कर लेते हैं ना, कई बार ज़्यादा ड्रिंक हो जाती है। कभी लड़ाई झगड़ा हुआ है ऐसे वहाँ पर? ऐसे मिसबिहेव तो नहीं, बट एक ना मामा जी थे, बहुत साल पहले पुरानी बात है, मामा जी मतलब डे वेडिंग थी और वो सुबह से ही पी के बैठे थे और बार बार खींचे जा रहे, विपुल चल मेरी फोटो खींच, और ऐसे जप्पी पा के ना ऐसे घुमा के ले जाते थे, चल विपुल मेरी फोटो खींच, चल विपुल मेरी फोटो खींच। एक तो थे भी मेरे से लंबे बड़े और थोड़े से हेल्दी, वो ऐसे करते थे, मैं तो पूरे ही मतलब साथ के साथ ही मतलब तो मेरे को वो बहुत अच्छे से याद है। फिर मैंने बोला भी था कि मतलब वो मेरे को ब्राइड करी थी, विपुल यार हमारी फोटोज खींच दे, तू मामा जी के साथ लगा हुआ है। मैं क्या, मैं मामा जी के साथ लगा हूँ? मामा जी मेरे साथ लगे हुए। जैसे आपने बोला कि वेडिंग्स का कुछ सीजन होता है इंडिया में, जैसे कुछ टाइम ही वेडिंग्स चलती हैं और बाकी तो ऑफ सीजन रहता है, तो उस टाइम पे आप लोग कैसे अर्निंग करते हो, क्या क्या चीजें करते हो? मोस्टली तो जैसे ही ऑफ सीजन होता है तब तक बहुत सारा पोस्ट प्रोडक्शन का काम पड़ा होता है। जैसे अब सपोज जैसे जो हमारी पॉलिसी है कि हमने अगर सपोज आज आपकी वेडिंग कवर की है, तो हमारी पॉलिसी के हिसाब से मतलब फोटोग्राफी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब पिक्चर्स की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, वीडियोस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि जब तक आप पिक्चर्स नहीं सिलेक्ट करके दोगे हम एल्बम्स नहीं बना सकते। बट वीडियोस तो हमारे पास है, वीडियोस पे हम वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम लाइक 40 डेज मैक्सिमम 45 डेज, मतलब वैसे हम 30 डेज में कोशिश करते हैं डिलीवर कर दे, बट हो नहीं पाता, तो हम 40-45 डेज की पॉलिसी हमारी है, जो हम रिटर्न में भी देते हैं कि जिस दिन आपकी वेडिंग कवर होगी, मतलब लास्ट डे कंप्लीट होगा, उसके बाद 45 डेज में वी विल डिलीवर यू योर वेडिंग वीडियोस। एंड आप अगर एल्बम्स हमें सेलेक्ट करके दे दोगे सेम टाइम में, तो एल्बम्स के लिए वी टेक 1 मंथ, मतलब 15-20 डेज प्रीव्यूज के लिए, उसके बाद कुछ चेंजेस होते हैं उसके लिए, उसके बाद कहीं ना कहीं 3 to 5 डेज प्रिंटिंग के लिए। तो 1 महीना आपकी सिलेक्शन के बाद, जैसे ही आपने पिक्चर सेलेक्ट करके दी, उसके बाद अराउंड 1 मंथ हमें एल्बम्स रेडी करने में लग जाता है। तो पिक्चर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, वीडियोस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। अब पिक्चर्स में क्या होता है, पोस्ट प्रोडक्शन पेंडिंग इतना रह जाता है, इतना ज़्यादा वेडिंग्स हो जाती है, सारा कुछ हो जाता है, क्योंकि वीडियोस हमारी मोस्टली रेडी हो जाती हैं। अब धीरे धीरे लोग पिक्चर सेलेक्ट करके भेजते हैं। कई क्लाइंट्स मतलब 6 महीने, 8 महीने, 1 साल भी ले लेते हैं पिक्चर सेलेक्ट करके देने में। हाँ, कई लोग होते हैं जो, मेरे ख्याल से फोटोज होते भी बहुत ज्यादा है, तो क्लाइंट को भी टाइम लग जाता है कौन सी रखे कौन सी ना रखे। राइट। तो फोटोज होती भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मतलब देयर आर लाइक मैनी न्यू एप्स जिनके साथ हम अभी रिसेंटली वर्क कर रहे हैं। मैं एक आधी ऐप के बारे में एक वीडियो भी जल्दी से करके लाइक अपने प्रोफाइल में पोस्ट करूंगा, जो इसी सारे प्रोसेस को, पिक्चर सिलेक्शन के प्रोसेस को बहुत स्ट्रीमलाइन और बहुत ज़्यादा सिंपल कर देगा। क्या बात है, क्या बात है। तो विपुल शर्मा जी के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इनके इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें अपडेट्स, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। और मैंने सुना आजकल फोटोग्राफर्स बाउंसर्स भी रख रहे हैं अपने साथ में, तो ऐसा वेडिंग्स में क्या दिक्कत हो रही है? नहीं, मैंने तो कभी बाउंसर्स नहीं रखे यार ना, मेरे को ऐसा पता कि देखा भी आपने? नहीं, मैंने नहीं देखा, मतलब सच कहते कुछ वेडिंग्स में जैसे वो होता है, चक्कर हो जाता है, अभी पेमेंट नहीं आती या कुछ दिक्कत हो जाती है, तो फोटोग्राफर्स आजकल बाउंसर्स लेके जाते हैं साथ में। ओके, मतलब दैट्स रियली न्यू टू मी, मतलब मुझे सच में, मैंने कोई रील भी नहीं देखी ऐसी, बट मतलब सच में मेरे लिए न्यू
क्यों है ये चीज, बट अच्छा पॉइंट है, मतलब है ना, लेके जा सकते हैं ऐसे ही शोशा करने के लिए। नेक्स्ट वेडिंग में विपुल सर जा रहे हैं, साथ में 2-3 बाउंसर्स हैं। पक्का ट्राई करेंगे, एक रील बना के जरूर डालेंगे। हाँ, रील में तो बहुत चलेगी। या पर्सनल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपकी परमिशन हो तो। यहाँ प्लीज गो अहेड। तो आप जैसे मैरिड हो हाँ जी। एंड आपकी जब शादी होनी थी, तो लड़की वालों की कई बार एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारे घर का जो दामाद आ रहा है वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या सरकारी नौकरी करता हो। तो आपके सीन में कैसा था, मतलब आप एक फोटोग्राफर हो? जिनसे मेरी शादी हुई है मैं उनसे मिला था आर्ट ऑफ लिविंग में। बेसिकली मैं थोड़ा सा लाइक मेडिटेट वगैरह भी करता हूँ, तभी आप इतने हम्बल हो। मैं उन्हें मिला था आर्ट ऑफ लिविंग में, एंड मेरे को ना शर्म आ रही है ना बोलते हुए ना सच में। जितना कंफर्टेबल हो वो बोलना, नहीं तो कोई इशू नहीं है। तो बेसिकली शादी से पहले लाइक हम एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे को बहुत अच्छे से पहचानते थे। हमने जब डिसाइड किया कि कहीं ना कहीं हम दोनों लेट्स गेट मैरिड नाउ, तो ऐसे पेरेंट्स वाली तो मेरी साइड से तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मेरी जो वाइफ है वो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो बैंकर है ना, और मैं फोटोग्राफर हूँ। मेरी साइड तो क्या ही दिक्कत होनी थी। उनकी फैमिली में मोस्टली सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, तो थोड़ा सा एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय वालों को होता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही मिले तो बेटर है। बट उनके पेरेंट्स, मतलब मैं पहली बार मिला उनसे, उनके डैड से मिला, उनके पेरेंट्स इतने अमेजिंग और इतने लाइक हम्बल और इतने लाइक आई कैन जस्ट से कि बहुत प्यारे ह्यूमन बींग्स हैं। और वो मेरे से मिले, उन्होंने मेरे से बात की, मेरे को समझा, और 1% कोई दिक्कत नहीं आई कि किसी भी चीज़ में। उन्होंने बोला ठीक है, मतलब है ना, शादी करवाते हैं। जिस दिन मिले उसी दिन रोका हो गया, एंड उसके बाद मतलब 4-5 महीने बाद हमारी शादी हो गई। एंड नाउ आई हैव लाइक 2 year old डॉटर, एंड मतलब बहुत ही क्यूट सी प्यारी सी मतलब मेरी स्टोरीज में भी लोग देखते रहते होंगे आप सारे। हाँ, बहुत क्यूट है, आपके वॉलपेपर भी वही है ना। या थैंक यू। और वैसे आप जैसे फोटोग्राफर हो, तो आपकी शादी में फोटो फिर आपने खींची, कैसे करी? नहीं, मतलब मेरी शादी में वो किसी ने कैमरा नहीं पकड़ने दिया, तो मेरी सारी टीम ने शूट किया था। मुझे लगा शायद आपने कैमरा नहीं, फ्रेम ठीक हो रहा है, मुझे बता फ्रेम कैसा होना चाहिए। बेसिकली मेरी शादी में ना मतलब वैसे ही मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था, पता नहीं क्यों, मतलब बहुत ही ज़्यादा नर्वस था। मतलब एक ऐसे होता है ना कि यार, मतलब आपको जिस इंसान से शादी करनी है, आपकी उस इंसान से शादी हो रही है, एंड आप अंदर से बहुत ज़्यादा खुश हो, एंड मतलब एक्साइटेड हो, एंड साथ में नर्वस भी हो, क्योंकि मतलब आपको समझ में आ ही नहीं रहा कि हो क्या रहा है। मतलब लाइक सम थिंग्स आर लाइक कि मतलब ऐसे बंदा ड्रीम होते हैं बंदे के, है ना, मतलब कि चलो यार मेरी मतलब आई वांट हर टू बी लाइक माय वाइफ, है ना, एंड दैट ड्रीम इज़ कमिंग ट्रू। तो मतलब मैं एक्साइटेड तो था ही था, बट बहुत ज़्यादा नर्वस भी था। एंड जैसे ही मैं अंदर गया, सबसे पहले तो कहीं ना कहीं उसके ना मतलब उसके जो मेरी वाइफ के जैसे ही वहाँ पर आए, वो मतलब मेरी वाइफ के कहीं ना कहीं सारे फैमिली मेम्बर्स खड़े थे, और वो जैसे रिबन कटिंग होती है वहाँ पे। अभी तो मैं इतना चपट कर रहा हूँ, इतना बोल रहा हूँ, मतलब सच बता रहा हूँ, मेरी वेडिंग वीडियो में आप देखोगे, मतलब वो आगे से बोल रहे हैं मेरे को, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ। मतलब मेरे को समझ ही नहीं रहा मैं क्या आंसर करूँ, क्या बोलूँ, क्या ना बोलूँ। क्या बात है, जो तो अंदर की बातें आ गई। तो विपुल जी, बहुत ज्यादा मजा आया आपसे बातें करके, एंड गाइस आप लोगों को भी सच में बहुत ज्यादा मजा आएगा, कुछ नई बातें सीखने को, देखने को मिली होंगी, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आपको कैसा लगा? मुझे बहुत मज़ा आया मुझे आपके साथ बात करके, एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैं भी इतने टाइम से सोच रहा था कि हाँ चलो मतलब ऐसे शेयर करें कहीं ना कहीं ऑनलाइन। एंड मतलब थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म। एंड बहुत ही सच में बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चंस थे, बहुत ही ऐसे क्वेश्चंस थे जो कहीं ना कहीं एकदम से ऐसे स्पॉन्टेनियस टाइप के। भाई मजा इसी में आता है, मजा इसी में आता है, स्पॉन्टेनिटी में मजा है। या exactly। तो गाइस ऐसी और अच्छी वीडियोस चैनल पे आती रहेंगी। विपुल शर्मा जी के चैनल को जरूर फॉलो करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। बाकी मिलते हैं हम अगली वीडियो में।